चलो, अच्छा एक बात बताओ मैं तुमको। ये तुम्हारी नौकरी में बिल्कुल काम में नहीं आएगी। अभी तो बहुत दिन देखना बाकी है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। और किसी ने अगर वहां जाके तुमको तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा ज्वाइनिंग के टाइम पे। मतलब आंखें चेक होगी कि इसको दिखता है कि नहीं दिखता है, और किसी ने कह दिया मेरे को तो दिख ही नहीं रहा क्या लिखा हुआ है। दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो समस्या है, उसके लिए फिर विटामिन ए के कैप्सूल खाओ। आंखें सही रखना है, तंदुरुस्त। और आजकल नया सिस्टम हो गया है। पहले तो क्या, प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल से बना के मेडिकल सर्टिफिकेट जमा हो जाता था। अब जिला चिकित्सालय का जो डॉक्टर है वो ही बना के देगा। मतलब सारे टेस्ट जो है वो सही होना चाहिए, है ना। शुगर, बीपी, थायराइड। क्योंकि सुपरवाइजर कौन है? मैदानी कार्यकर्ता है, उसको कहीं भी दौड़ाया जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? कांस्टेबल और सुपरवाइजर बराबर है उनकी नजर में। सुपरवाइजर बोले एग्रीकल्चर वाले मजबूत लोग हैं, लगा दो, तो ड्यूटी लगा देते चुनाव में। पोलियो की दवाई पिलाने में भी लगा सकते हैं। चलो खैर ठीक है, सबकी लगाते, चुनाव में कोई नहीं बचता। चलो, क्या पढ़ रहे थे अपन? जैविक नियंत्रण। अच्छा, मैं कुछ समझाता हूँ, बहुत लोग बुरा मान जाते हैं, बोले आपका क्या जा रहा है, हमको कर लेने दो ना प्लीज। नहीं बेटा, अच्छी आदत नहीं है। जिंदगी में बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। और जो लोग एडजस्ट नहीं करते हैं उनकी समस्या आती है। अभी तो एक अनजान आदमी से ब्याह हो जाएगा तुम्हारा, और उसके बाद तुमको पता चलेगा एडजस्ट करना क्या होता है। नहीं, बहुत मुश्किल आती है भाई। मुझे भिंडी पसंद है, सामने वाले को भिंडी पसंद नहीं। अब घर में भिंडी बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। तो उसको एडजस्टमेंट करना कहते हैं। कि कुछ लोग लाइट चालू रख के सोते हैं, कुछ को अंधेरे में नींद आती है। अब बताओ क्या करो? अलग अलग कमरे में सोना पड़े। किसी को रात में सोने से 2 घंटे पहले टीवी बंद करना पड़ती है। अब बताओ, रात में 2 घंटे तो मिलते हैं घर जाके टीवी देखने के, वही बंद करना पड़े फिर। बहुत कुछ, कोई नमक ज्यादा खाता है, कोई नमक। अभी देखो, समय आएगा। चलो चले आगे बेटा। वो ये कह रहा आप आए, बाहर आई, बाहर नहीं आई बेटा, बाहर। ह में आ की मात्रा आएगी। चलो चले आगे बेटा। अब जैविक नियंत्रण पढ़ते अपन। ये तो चलता रहे जिंदगी में, ऐसे समस्याएं कोई कम है क्या? अब मैं सोया और रात को 2 बजे मेरा छोटा सा बेटा है 2.5 साल का, वो आ गया, पापा पास सोना है। अब तुम सोचो, एक बच्चे के लोग सोना मतलब सोना ही नहीं है रात भर। रात भर उसने घूसे लाते, माथा मारा, 2 बार नाक पे मार दिया उस। अब मैं आके तुमको थोड़ी बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। देखो, दूसरों का दुख देख के कितनी खुशी होती है अंदर से। चलो चले आगे। तो जब किसी जीवधारी का प्रयोग
खरपतवारों को मारने में या उनकी जनसंख्या को कम करने में किया जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण में जो भी चीज प्रयोग होगी वो जिंदा होगी। क्या होगी? बस उसी को जैविक नियंत्रण कहते हैं। तो जो भी चीजें जैविक नियंत्रण में प्रयोग होती है उनको हम कहते हैं बायो एजेंट। क्या कहते हैं बेटा? है ना। अब कुछ लोग इसको मित्र कीट कह देते हैं, कीट कह दोगे तो मामला छोटा हो जाएगा, है ना। तो बायो एजेंट कोई पशु पक्षी भी हो सकता है, मछलियां भी हो सकती है, कई बार मेंढक भी होते हैं, है ना। कीट भी हो सकते हैं और सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। कोई आपसे पूछे बायो एजेंट कौन हो सकता है? हर वो जीवित पदार्थ जो खरपतवारों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है बेटा? बायो एजेंट। और बायो एजेंट का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि उसका होस्ट स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होना जरूरी है? इसका मतलब क्या है कि वो केवल एक विशेष प्रकार के पौधों को ही मारना चाहिए। तो इसके लिए टेस्ट होता है जिसको कहते हैं स्टारवेशन टेस्ट। अच्छा, अगर कोई बहुत ज्यादा भूख लग रही हो किसी को, तो अंग्रेजी में क्या कहेगा वो? आई एम हंग्री, है ना। पर ये अच्छा शब्द नहीं है। अंग्रेजी में उसका ज्यादा अच्छा अर्थ है आई एम स्टारविंग। आई एम स्टारविंग का मतलब मैं भूख से मर रहा हूं। तो स्टारवेशन का मतलब भूख से, भूखों मरना, है ना। जैसे नाइट्रोजन की कमी से अनाज वाली फसलों में स्टारवेशन हो जाता है। स्टारवेशन मतलब भूखमरी हो जाती है ना। तो स्टारवेशन टेस्ट क्या है? मान लो अपन यहां से कहीं जा रहे हैं, अपन ने देखा कि कोई कीड़ा गाजर घास खा रहा था, अपने तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे दुश्मन का दुश्मन वही तो बायो एजेंट है। खरपतवार हमारे दुश्मन है और उनको जो मारने वाले वो सब क्या है? बायो एजेंट। तो अपने को खुशी हो गई कि यार मैंने एक नया बायो एजेंट ढूंढा जो क्या खा रहा है? गाजर घास। में ले गया लेबोरेटरी में, उसको रखा, 2 5 10 और पकड़े, जनसंख्या वृद्धि कराई, 3 साल तक वो हो गए 50 लाख। ले जाके खेत में छोड़ दिया, 7 दिन में पूरे खेत की गाजर घास खत्म, 15 दिन में पूरा गेहूं भी खत्म। क्योंकि गाजर घास खत्म हो जाएगी तो वो क्या खाएगा? कहीं तो खाएगा कुछ। अब कैसा कीड़ा ढूंढना है जो गाजर घास तो, पर गेहूं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन? होस्ट स्पेसिफिक, है ना। परपोषी वैशेषिक होना चाहिए कि वो एक ही निश्चित प्रकार के पौधों का भक्षण करना चाहिए। अब उससे पूछ लेंगे कि भाई तो गेहूं खाता है क्या? तो वो कहेगा नहीं। फिर बाद में खा जाए, बोले वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि उस कीड़े को, जिसको अपन ने देखा तू गाजर घास खा रहा है, चल ठीक है आजा, उसको एक डब्बे में रखेंगे, 24 घंटे तक खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। अब आदमी 24 घंटे खाना नहीं खाए तो कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होता, पर अगर कीड़ा 24 घंटे खाना नहीं खाए तो उसकी स्थिति मरने जैसी हो जाती है, स्टार्विंग। फिर उसको खाने के लिए किसके देंगे? गेहूं की पत्ती देंगे। अगर वो मर जाए और गाजर घास नहीं खाए, इसका मतलब वफादार था। गेहूं नहीं खाए, हाँ तो गेहूं पत्तियां खाने के लिए दी, अगर वो मर जाए और गेहूं नहीं खाए इसका मतलब वफादार। बोले सर उसका प्रयोग कैसे करेंगे? अरे कीड़े झूठ नहीं बोलते, उसकी प्रजाति नहीं खाती है ना। नहीं तो अपने इसमें कह देंगे वो तो, मैं तो नॉन वेजिटेरियन था इसलिए नहीं खाया, वो तो वेजिटेरियन वाले खा गए। तो कीड़े झूठ नहीं बोल सकते। इंसान और पशुओं में ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या है? कि झूठ सिर्फ इंसान ही बोल सकता है, धोखा सिर्फ, नुकसान सिर्फ, बाकी सभी जीव अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करते हैं। तो जो बायो एजेंट हमने ढूंढा उसका होस्ट स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है? वो किसी विशेष प्रकार के पौधों का ही भक्षण करता। दूसरा, उसको चेक करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? स्टारवेशन टेस्ट। बायो एजेंट को चेक करने के लिए कि भाई तो हमारे लिए वास्तव में लाभदायक है कि आगे जाके
हानिकारक बन जाएगा, तो उसके लिए अपन उसको 24 घंटे भूखा रखते हैं, खाने के लिए फसलों की पत्तियां देते हैं। अगर वो नहीं खाए और मर जाए, इसका मतलब वफादार था, मतलब उसकी जो प्रजाति है, स्पीशीज है, वो अपनी फसलों का भक्षण नहीं करती, उसकी लिस्ट में है ही नहीं। क्लियर है मामला? चलो, तो बायो एजेंट में देखो, ऐसे ही बता देता हूं मैं तुमको। कपास के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए बतख और हंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है पता? अपने यहाँ नहीं होता है, विदेशों में होता है, ठीक है। और धान के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए मछलियां आती है विशेष प्रकार की। अभी बहुत चल रहा है राइस फिश फार्मिंग सिस्टम, है ना। धान के खेत में पानी भरते हैं और मछलियां छोड़ देते हैं, तो वो जो मछलियां है वो यूरिक एसिड छोड़ती है, एमिनो अम्ल छोड़ती है, जिससे धान को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। बदले में छोटे मोटे कीड़े वीड़े, शैवाल, खरपतवार सब खा जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन, है ना। तो धान के अंदर जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए मछलियों का प्रयोग किया जाता है, और कपास में बतख और हंस का किया। इसके अलावा कीटों का और सूक्ष्म जीवों का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो अपन देखेंगे कि कौन से कीट का प्रयोग किस खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इधर खरपतवार लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे? कीट प्रजाति। अब सबसे पहला जैविक नियंत्रण किसका किया गया बेटा? लेंटाना का। किसका किया गया? लेंटाना का, है ना। कोई आपसे पूछे कि सर्वप्रथम किसका जैविक नियंत्रण किया गया? लेंटाना का। कब किया गया? 1902 में। कहा किया गया? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप कहां पर है? अमेरिका में, है ना। और कीट का नाम था एग्रोमाइजा लेंटाना। इसके नाम में ही लेंटाना लिखा है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। और क्रोसिडोसेमा लेंटाना, क्रोसिनडोसीमा लेंटाना, ऐसे भी याद कर सकते। तो लेंटाना को क्रोसिन दे दो तो मर जाता है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर हमारे पास है गाजर घास। लिख दूंगा सेकंड नंबर पे। यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि आपकी 12वीं की किताब में दो ही नाम लिखे हुए बस, है ना। गाजर घास के लिए जाइग्रोगामा बाइकोलोराटा। वो गांव जाएगा और 2 कलर का आटा खाएगा। मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, बाकी चारों ऑप्शन में से मिल जाता है मुझे कि कौन था। तो गाजर घास गांव जाएगा और 2 कलर का और मर जाएगा, है ना। ये कीट का नाम है ना। उसका नाम है लीफ ईटिंग बीटल, पत्ती खाने वाला बीटल। बाकी तो बहुत सारे, जैसे नागफनी, जलकुंभी, मोथा और गोखरू। देखो, नागफनी का नाम क्या है बताओ? ओपेंशिया डिलेनाई। तो इसके लिए डेक्टाइलोपियस ओपनसी। ये आ गया ओपनसी। बस ऐसे ही पकड़ना पड़ेंगे, ये वैज्ञानिक नाम है, आज याद होंगे, 3 दिन बाद फिर स्लिप मार देंगे, है ना। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको तो याद रखना है, बाकी इनको ऐसे पकड़ना है। यहाँ लेंटाना लिखा है तो लेंटाना के लिए, यहाँ भी लेंटाना के लिए। या ओपनशिया लिखा है तो ओपनशिया डिलेनाई के लिए। फिर दो और है ना, डेक्टाइलोपियस टोमेंटोसिस और डेक्टाइलोपियस सिलोनिकस। कोई आपसे पूछे भारत में किसका प्रयोग किया गया? डेक्टाइलोपियस सिलोनिकस का। जलकुंभी। जलकुंभी तंबाकू खिला दो मर जाएगा। निकोटिना, निकोटियाना। जलकुंभी का नाम क्या है? इकोर्निया क्रिसिपस। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मतलब ये ऐसे कीट है जिनको तभी ढूंढा गया जब इनकी जरूरत पड़ी, बाकी वैज्ञानिकों को कोई लेना देना। देखो, लेंटाना खाने वाला ढूंढा और उसका नाम क्या रख दिया? एग्रोमाइजा लेंटाना, लेंटाना खाने वाला, है ना।
ओपन सी, नागफनी का कीड़ा देखा, उसका नाम क्या रख दिया, पौधों के नाम पे नाम रख दिया। इधर देखा इकोर्निया में लग रहा है इकोर्निया, है ना, तो निकोटियाना इकोर्निया और निकोटियाना ब्रूची। जलकुंभी की नाक काट दो तो बुची हो जाएगी, बस और क्या। और मोता, माथे पे बैटरी रख दो, बैक्ट्रा वेरुटाना। अरे ऐसे ही याद करना पड़ता, अपना दिमाग है ना, सीधे सीधे चीजों को याद नहीं करता। और गोखरू के सिर में छोटा सा छेद बना दो, लीजन। माइक्रो लेजिनस लिप्रिफॉर्मिस। और मुझे पूरा यकीन है कि कल तुम ये याद करके मुझे सुना दोगे सही में। तो ये हो गया अपना कीट प्रजातियां और 6 खरपतवार, जिसमें से 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी तुम्हारी श्रद्धा भक्ति, ये और ये। क्लियर है मामला? ठीक है। अब बहुत सारी कवक भी ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जो क्या करती है, खरपतवारों में रोग पैदा कर देती है। इनको कहा जाता है कवक शाकनाशी। क्या कहा जाता है बेटा? ऐसी कवक जो शाकनाशी की तरह कार्य करती है, क्या कहलाती है ना। पर इसको अपने कुछ बुक्स में क्या लिख रखा है, जैव खरपतवार नाशी। अब जैव खरपतवार नाशी तो वो पिछले वाले भी है बेचारे, ये भी तो है जैव खरपतवार नाशी, है ना। तो ज्यादा सही शब्द क्या है, कवक शाकनाशी। इनको कहते हैं माइको हर्बिसाइड। बताओ, कवक की खोज किसने की? माइकेली ने। इसीलिए कवक विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है। जहां भी माइको शब्द दिखाई देगा वो चीज किससे संबंधित है, कवक से। तो माइको हर्बिसाइड मतलब कवक शाकनाशी, है ना। ऐसी कवक जो शाकनाशियों की तरह कार्य करती है। अब विश्व का सबसे पहला, है ना, ये डिवाइन नहीं है, ये डिवाइन है। अंग्रेजी में डिवाइन बोलते हैं ना अपन, वो है ना, पर हिंदी में डिवाइन लिख देते। अब ये डिवाइन जो है, ये सबसे पहला कवक शाकनाशी था। ये प्रश्न ज्यादा आने की संभावना कि सर्वप्रथम किस कवक शाकनाशी का प्रयोग किया गया, डिवाइन का। फिर दूसरा होता है हमारे पास कोलेगो। ये कुछ किताबों में लिखा है, कुछ में नहीं लिखा है ना। कोलेगो की जगह बायोमल लिखा हुआ है। फिर तीसरा होता है बाइपोलेरिस, और चौथा होता है बाइलोफॉस। बाइपोलेरिस और बाइलोफॉस को ही बायोमल भी कहा जाता है। चलो 4 लिख देता हूं, है ना। अब जो अपनी सस्ती वाली किताबें आती है ना, 200-250, सीधे सुपरवाइजर डायरेक्ट बनने वाला सिस्टम, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। और एक होता है बायोमल। तो ये बायोमल जो है ना, ये इसी का नाम है। किसका नाम है बेटा? ऐसा टीके दास में लिखा हुआ है कि जो कोलेगो है वही क्या है, बायोमल। ठीक है, तो अपने ध्यान रखना है। मैं पांचों को अलग अलग लिख देता हूं, पर ये बात जिंदगी में याद रखना है कि जो बाइपोलरिस है, ये बहुत सारी किताबों में आपको नहीं मिलेगा। और ये जो बायोमल है, ये के कोलेगो का ही दूसरा नाम है। अब ये जो कवक शाकनाशी है, इसके अंदर क्या मिलेगा हमको, कवक मिलेगी, फफूंदी जिंदा। उसको खेत में छिड़केंगे और वो खरपतवार के पौधों में रोग पैदा करके उनको मार देगी। तो इनमें कौन कौन सी कवक मिलेगी वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो डिवाइन में पूछे कोई, तो फाइटोप्थोरा पॉमीवोरा, कौन सा वाला, फाइटोप्थोरा और पॉमीवोरा, ये कवक का नाम है। कोलेगो में कौन सी मिलेगी, कोलेटो ट्राइकम ग्लोइयोस्पोरोइड्स। बाइपोलेरिस में मिलेगी बाइपोलेरिस सोर्गिकोला। और बाइलोफॉस में मिलेगा आपको
स्ट्रेप्टोमाइकस हाइग्रोस्कोपिकस। तो ये भी याद तो तुम करोगे ही, है ना। अब देखो, नींबू वर्गीय उद्यानों में एक खरपतवार लगता है जिसको कहते हैं मोरेनिया ओडोराटा। क्या कहते हैं बेटा? अंग्रेजी में उसको कहते हैं स्ट्रेंगल वाइन। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मोरेनिया ओडोराटा। और इस मोरेनिया ओडोराटा का नियंत्रण हम काहे से करते हैं? फाइटोथोरा पॉमीवोरा से, जिसको मार्केट में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। कोलेगो का प्रयोग कई बार जो है धान की फसल में बहुतायत में भी किया जाता है ना। बाइपोलेरिस स्वर्गीय कोला, सोरगम हेलिपेंस किसका नाम है बेटा? बरू घास के नियंत्रण में। और साधारण वनस्पति के लिए तो मैं ऐसा चाहता हूं कि ये अगर तुम याद करोगे तो एक तो तुम्हारे टेंशन बढ़ जाए दिमाग में, तो इसको लिखूं कि हटा दूं? हटा दूं? लिख लो तुम, तुम्हारा मन हो तो पढ़ लेना, नहीं हो तो मैंने तो पढ़ा दिया। चलो, अब इसमें से याद क्या करना है सर? ये तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम, क्या याद करना है बेटा? है ना। पर अपने को यह भी याद करना है कि जब कवक का प्रयोग नाशी के रूप में किया जाता है तब इसको क्या कहते हैं? कवक शाकनाशी या माइको हर्बिसाइड। अब इनमें से कवक कौन सी है? फाइटोप्थोरा, कोलेटोट्राइकम, बाइपोलेरिस और स्ट्रेप्टोमाइकस, ये कवक है। और ये इनके व्यापारिक नाम है जिस नाम से मार्केट में ये मिलते हैं, है ना। चलो, लिखोगे? ये भी बताऊं क्या स्टारवेशन टेस्ट? कीट को 24 घंटे भूखा रखकर मैंने इसका नाम रखा वफादारी परीक्षण। पुराने जमाने में है ना, जब डाकुओं की गैंग में कोई भर्ती होने जाता था तो उसको एक टेस्ट देना पड़ता था, और वो टेस्ट कुछ भी हो सकता था। अब आजकल की गैंग से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, वहां भी देना पड़ता होगा। तुमको है थोड़ी बहुत जानकारी? बस पूरे रॉयल इंस्टीट्यूट में मिला के 100 से ज्यादा टीवियां होगी। हाँ, 100 से ज्यादा। देखो तुम्हारे हॉल में कितनी, 1 2 3 4 5 6, और 2 वहां भी थी, वो हटा दी है ना, वापिस लगा दें। देखो जो बच्चे जेईटी सीयूटी कर रहे हैं ना,
वो एग्रोनॉमी पढ़ रहे, हॉर्टिकल्चर भी पढ़ रहे, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं, इसके अलावा एंटोपैथो सॉइल सब पढ़ रहे हैं। अगर उनको मैं कह दूं कि बेटा है ना 1 महीने खाली आर्ट कल्चर पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, हिंदी पढ़ो और सुपरवाइजर का पेपर दे दो, तो किसका कंपटीशन बढ़ेगा? इसलिए मैं उनसे कहता ही नहीं हूं कभी। नहीं, मैं उनसे कहता हूं बेटा जेईटी करो, सीयूटी करो, डबल ओ बन जाओ, क्यों सुपरवाइजर बनना? तो तुम्हारा कंपटीशन रोक के रखा हुआ है मैंने। क्योंकि मुझे पता है कि भले वो बने तुम बनो, कितने भी बने बने 1100 ही, तो बेचारे कम से कम वो तो आगे जाए। तुमने फैसला ले लिया ना कि इससे आगे अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य सुपरवाइजर, फिर भले तुम आगे बढ़ जाओ, वो बात अलग है और अच्छी बात है। देखो एक एग्जाम क्लियर करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आगे कर दूं? चलो। लिखो। मैं, मेरे एक दोस्त है, डॉक्टर साहब है यहाँ पे, साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट मतलब मानसिक बीमारियों को। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी एक नई बीमारी हमने ढूंढी है, रजिस्टर्ड करवा, मतलब पेटेंट बुक करवा रहे हैं उनके नाम पे, वो पितामह कहलाएंगे उस बीमारी के। तो उन्होंने कहा कि ये एक बीमारी है नई वाली, नई जनरेशन, फुलफिलमेंट की बीमारी। फुलफिलमेंट की बीमारी मतलब 15 साल के बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है, फोकट ज्ञान देने की कोई आवश्यकता। अभी चल रहा है उनका, 4 डॉक्टर है वो, उनके पास जब पर्याप्त साक्ष्य हो जाए, मतलब एक आध हजार मरीज जब वो ढूंढ लेंगे, तो उन्होंने मुझसे भी कहा कि अगर तो आप भी इतने बच्चे पढ़ाते हो, 2 4 अगर कभी मिल जाए ना, खाली नाम पते लिखवा देना, बाकी तो हम बुला लेंगे। सच में। और ये बढ़ती जा रही धीरे धीरे। पहले कभी कभार गांव में एक आध आदमी होता था जो सब जानता था। सब जानने का मतलब उसे जो पूछो जो बता देगा वो, है ना। हम जब पढ़ते थे तो लाल बुजक्कड़ नाम की एक कहानी आती थी। तो एक बार क्या होता है, गांव में से एक हाथी निकल जाता है, तो लोग लाल बुजक्कड़ से पूछते हैं, निशान देखते हैं उसके पैरों के सूबे, रात में तो पता नहीं चलता लोगों को। अब हाथी के पैर के निशान कैसे होंगे? बड़े बड़े घेरे। तो बहुत देर तक सोचता है, फिर उसको एकदम से ख्याल आता है कि इनको तो जो कहो वही सही है। तो फिर वो कहता है कि लाल बुजक्कड़ बूझे, दूजा ना बूझे कोई, पग में मूसल बांध के हिरना कूदा कोई। मतलब पैरों में वो जो ओखली आती है ना, वो बांध के कोई हिरण कूद गया ऐसा लग रहा, क्योंकि उसने भी हाथी नहीं देखा था कभी। तो ऐसे लोग, इनसे सावधान रहना है अपने को, है ना। जिनको सुपरवाइजर की पूरी स्पेलिंग भी नहीं आती, वो भी तुमसे कहेंगे एक सुपरवाइजर बन जा। और एक गलत सलाह पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अच्छा, सुपरवाइजर ज्वाइन करने के बाद भी तुम पढ़ सकते हो, तुमको पता है कि नहीं? हाँ। अरे बन जाओ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि और मुख्यमंत्री को पत्र लिखो, सब पर्सनल लेटर, और कहो कि 1100 पोस्ट में क्या होगा। अरे वो जो दे के आए, अपन उनके भरोसे रह गए ना, उन्होंने कहा मेरे पास तो एक ही आदमी आया, मतलब ज्यादा डिमांड नहीं है। हर मैं कह रहा हूँ 2 लाख लोग अगर परीक्षा दे रहे हैं तो 2 लाख बार लिखो, और 4 4 बार लिखो ना, एक हर महीने लिख दो, फोटोकॉपी करा के वापिस भेज दो। पूरा भर जाए मुख्यमंत्री कार्यालय, तो उनको समझ में आएगा कि यार दबाव बढ़ रहा है। कह दो कि हम अकेले थोड़ी, एक गांव से एक है और गांव हमारा है।
तुम्हारी समस्या है कि तुम उन लोगों को ज्यादा बड़ा मान के बैठे जो तुम्हारे वोट से बने हुए हैं। वो बड़े लोग नहीं, वो छोटे लोग हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं। सोचो अगर 2 लाख लीटर हर हफ्ते जाके गिरे वहां, हर संडे एक दिन, 2 लाख कितने होते हैं टेम्पू भर के? दो चार तो पड़ेंगे, फिर खोलेंगे भी नहीं वो, खाली गिनती काउंट करेंगे। और मैं कह रहा हूँ लीगल पेपर पे लिख के भेजो। हाँ, अभी हो जाए 2,000 सीट, 5,000 सीट, जितनी चाहिए उतनी सीट नहीं सृजित कर सकती है सरकार, मालूम नहीं है तुमको अभी? सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है, क्यों दे जब बिना दिए काम चल रहा है? अभी तुमने शिकायत करी, टीवी लग जाएगी, जब तक तुमने शिकायत नहीं करी हमने लगाई क्या? तो सरकार तो यही चाहती है। पर ये यही तो नहीं होने दिया ना, इतने सालों, 70 साल हो गए अपने को आजाद हुए। जापान 1952 में आजाद हुआ अमेरिका के कब्जे से। कब्जा हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जापान पूरा तबाह कर दिया था उन्होंने। वो फिर आगे निकल गए, अपन फिर पीछे रहे, जरा से ही है बेचारे। क्योंकि अपने मोबाइल दे दिया, उसमें एक इंटरनेट डाल दिया और बना दिया इंस्टाग्राम। अभी लिख रहा है। चलो लिख लिया। बोले हम तो आपकी बातें सुन रहे हैं, बहुत मजा आता है। लिखो रे। अच्छा, मजा भी पढ़े लिखे लोगों को ही आता है। वो जो विशेष प्रजाति के लोग जिनकी चर्चा में कर रहा था उनको नहीं आता है। वही कहते हैं एग्रोनॉमी पढ़ाओ ना यार, क्यों ज्ञान बांट रहे हो? वैसे ही ढूंढ रहा हूं मैं। चलो चले आगे। कौन कौन रह गया? आदि अभी कहाँ लिख ही रही है वो, तो देखो। चलो लिखो। लिख लिया बेटा? चले? नहीं? चलो यार।
हम्म। लिख लिया बेटा। हेलो। लिख लिया। मैं आजकल ज्यादा नहीं लिखा रहा हूं तुमको थोड़ा। हाँ, क्या कोर्स खत्म करना है कि नहीं टाइम से? हाँ। बताओ यार, ये अलग ही आदमी है, बताओ। हाँ। कितना कितना इजी बोला होगा। हाँ। अरे वाह यार। लिख लिया। अच्छा, तुम्हारी 7 घंटे क्लास लग रही है ना? 8 घंटे। 8 9 वालों की 8 घंटे। 7 ही लग रही है। तो 6 7 वालों की 6 घंटे। तो इसमें कहाँ टाइम नहीं मैंने जो रहा। सात। सातवीं बेच की ज्यादा लग रही है। अरे तो 7 ज्यादा थोड़ी है, 7 तो रेगुलर ही लगती है कि। चलो लिख लिया बेटा। वो कह रहा है कवक नाशी वाला समझ में नहीं है। कवक नाशी नहीं बेटा, वो कवक शाक नाशी है ना। जब किसी कवक का प्रयोग करके खरपतवारों में रोग पैदा करके उनको नष्ट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं अपन? कवक शाक नाशी। ठीक है। चले। हैं? अच्छा। अब देखो, इसको अपन कहते हैं माइक्रो हर्बिसाइड। एक और शब्द आता है, उसको हम कहेंगे माइक्रो हर्बिसाइड। बताओ कितना अंतर है? बताओ कितना है? इतना अंतर है, बस इतना। कितना है? देख लो ध्यान से। ये क्या लिखा है? हैं? क्या लिखा है? इतना सा अंतर है और मतलब ही बदल जाएगा, है ना? ऐसे शाकनाशी जिनका बहुत सूक्ष्म मात्रा में प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं हम लोग? ये बहुत ज्यादा तीव्र केमिकल्स होते हैं। इस कारण से इनको आधा किलो 1 किलो नहीं डालते हैं, इनको ग्राम्स में डालते हैं। किस में डालते हैं? है ना? लिखो। माइक्रो हर्बिसाइड। लिखो, इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा। इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा
प्रति हेक्टेयर, इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जाती है। ठीक है, जैसे सल्फोसल्फ्यूरॉन कितना डलता है बेटा? 20 से 40 ग्राम। कितना डलता है? किलो में लिखना हो तो 1000 का भाग लगा देना। काय का भाग लगाएंगे? 1000। ठीक है, फिर मेड सल्फ्यूरॉन मिथाइल का कितना प्रयोग करते हैं? 4 ग्राम करते हैं ना, 2 से 4 ग्राम। और प्रेटिला क्लोर प्लस क्लोरीमिरॉन, इसका भी 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर। ये सक्रिय तत्व पढ़ेंगे अब अपन। ये किस में प्रयोग होगा बेटा? गेहूं में। कौन से खरपतवारों के लिए? सक्रिय पत्ती वालों के लिए। और ये गेहूं में छोटी पत्ती वाले। और ये धान में प्रयोग होता है। मत करा सुपरवाइजर मत बनो तो बाबा बन जाना। और बबूत के एक ढेर में सल्फोसल्फ्यूरॉन मिला दो, एक में मेड सल्फ्यूरॉन मिला दो, और एक में प्रेटिला क्लोरीमिरॉन। कोई आके कहे कि बाबा मेरे खेत में गेहूं सा बहुत हो गया, मुट्ठी भर के दे दो, जा बेटा 1000 लीटर पानी में घोल के डाल देना। कोई आ जाए छोटी पत्ती वाले हो गए, चुटकी भर दे दो, जा बेटा 1000 लीटर पानी में डाल के छीट देना। कोई आ जाए बाबा मेरी सास बहुत परेशान करती है, जा बेटा बाबा 6 महीने में तो विश्व प्रसिद्ध हो जाए। अभी वो बिजनेस बढ़िया चल रहा है। अरे मैं छोटा था तब उसका इतना स्कोप नहीं था यार, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि ना तो व्हाट्सएप फेसबुक रील्स कुछ सिस्टम ही नहीं था फेमस होने का। तो मैंने जितने भी पंडित जी देखे मेरे परिवार में, वो बेचारे जाते सत्यनारायण भगवान की कथा करते थे। कभी यजमान 11 रुपए देता था, कभी 21 देता था, कोई अमीर आदमी तो 51 रुपए दे। मैंने कहा यार ऐसे तो घर नहीं चलेगा। अब पता चल रहा है जो स्वयं सिद्ध बाबा, देखो उनकी गाड़ी देखी तुमने? 3-3 डिफेंडर चलती है आगे पीछे बाबा। जेड प्लस सिक्योरिटी। और नेता मोदी जी जा जाकर पांव पड़ रहे हैं, बताओ प्रधानमंत्री को। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं गलती से एग्रीकल्चर पढ़ लिया। हाँ। मेरे घर में पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है, सब 4 वेद 18 पुराण जितने उपनिषद विष्णु सब कुछ है। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, यही सही। अपने बभूति है अपने पास। चलो चले आगे। कम उम्र के बाबाओं पे लोगों को क्या है कि शक ज्यादा रहता है, वो फिर डिटेक्टिव की तरह पीछे पड़ जाते हैं। थोड़ा ज्यादा उम्र हो जाए ना बाबा 50 साल, तब उसकी। हाँ। और यूं कोई डायरेक्ट बाबा बन जाए ना, उसको कोई नहीं पूछता है। कोई आईआईटी करके बाबा बने ना, हाँ तो एकदम मतलब डायरेक्ट बाबा नहीं। तो अभी तुम सुपरवाइजर बन जाओ। चले आगे। अब देखो अपन ने खरपतवारों का प्रबंधन शुरू किया था। सबसे पहले निरोधात्मक उपाय, दूसरा नियंत्रण। नियंत्रण में 4 प्रकार के, भौतिक यांत्रिक, कृषित, रासायनिक और जैविक नियंत्रण। अब तीसरा चरण इरेडिकेशन है ना। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, इसको मत ऐड करना है, तो एक जैसे सुनाई देते इसलिए लिख रखा मैंने, है ना। इनको हिंदी में क्या कह सकते हैं अपन? सूक्ष्म शाकनाशी। लिख लेना।
इरेडिकेशन या उन्मूलन। ये जेईटी में पूछा हुआ प्रश्न है, इरेडिकेशन। लिखो, किसी क्षेत्र से सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना। किसी क्षेत्र से सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना। अब मैं तुम्हारे को ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं लिखवाऊं, तुम्हारी समझ में नहीं आती, डायरेक्ट बोलूंगा जैसे बातचीत करते वैसे। किसी क्षेत्र से सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना क्या कहलाता है? उन्मूलन कहलाता है। इसमें इसमें धन, श्रम, समय अधिक लगता है एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए अच्छी विधि नहीं माना गया। लिखो, इसमें धन, श्रम, समय अधिक लगता है एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पूरा बोलूं फिर से? किसी क्षेत्र से सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना इरेडिकेशन कहलाता है। इसमें धन, श्रम, समय अधिक लगता है। धन, श्रम, समय अधिक लगता है एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये वही बात हो जाएगी फिर हरे राम काका जैसे एक एक उखाड़ देते हैं ना, वही मामला है। अभी एआई पे जाएंगे अपन, ये खत्म करने वाला टॉपिक, इसके बाद उसी पे जाएंगे अपन। फिर लिखो IWM, एकीकृत समन्वित या समेकित खरपतवार प्रबंधन। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। शॉर्टकट में क्या कहते हैं बेटा? IWM। देखो आई बहुत जगह आता है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड का मतलब जितनी भी विधियां हैं उनको पहले अध्ययन करो, फिर उनमें से जो जो काम किए उनका एक कॉम्बिनेशन बना लो। कैसा कॉम्बिनेशन? जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है, साथ ही साथ अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती। अब मैं परिभाषा बना के बोलता हूं, तुम लिखो। खरपतवार नियंत्रण की सभी विधियों का है, खरपतवार नियंत्रण की सभी विधियों का ऐसा समायोजन तैयार करना। बोले सर समायोजन क्या होता है? कॉम्बिनेशन। अब समझ में आ गया? खरपतवार नियंत्रण की सभी विधियों का ऐसा समायोजन तैयार करना जिससे धन, श्रम एवं समय की बचत होती है। जिससे धन, श्रम एवं समय की बचत होती है एवं पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है। जिससे धन, श्रम एवं समय की बचत होती है एवं पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है।
नीचे वाली लाइन में लिखो यह सबसे प्रभावी उपाय है। यह प्रश्न भी आता है कि खरपतवार नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? IWM, है ना? यह सबसे प्रभावी उपाय। मुझे बताओ कि खरपतवार नियंत्रण की किन विधियों में पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती? जैविक, भौतिक, यांत्रिक में भी कोई हानि नहीं, केवल किससे पहुंचती है? रासायनिक नियंत्रण। अच्छा, भौतिक में भी पहुंच सकती है। अगर आग में जला दिया अपन ने, देखो पानी में डुबाते मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है ना? समझ रहे हो कि नहीं? सोलराइजेशन करते मृदा सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं, तो उसमें भी पर्यावरण को थोड़ी बहुत हानि तो होती है। तो जैविक में नहीं होती। और IWM, ठीक है, IWM में उत्तर लगाना। अब जहां भी आई लिखा हो वहां यही लाइनें ऐड करना है। जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, उसमें क्या लिखेंगे कि पोषक तत्व प्रदान करने की सभी विधियों का ऐसा समायोजन तैयार करना जिससे धन, श्रम, समय की बचत होती है और पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी वही लिखना है। समझे कि नहीं समझे? अब अपन क्या करेंगे इसमें अब एक, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल पे आना। थ्योरी पढ़ ली अपन ने, प्रैक्टिकल कैसे करना है? खेत को साफ करना है, आवारा पशुओं को नहीं घुसने देना है, कच्ची गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करना है, बीजों को साफ करके बुआई करना है, नहरों के आसपास की सफाई करना है ना? फिर भी खरपतवार उग जाए तो उनका जैविक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण करना है। ये सब करने के बाद भी यदि आवश्यकता महसूस हो तो रसायनों का प्रयोग किया जा सकता। समझ गए? इसी को क्या कहेंगे अपन? इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। ठीक है, चलो अब यहां पर बार बार एक शब्द अपन ने पढ़ा, सक्रिय तत्व। एक ही बार में समझ में आ जाएगा, है ना? और एक बार में नहीं आया तो फिर और उलझ जाओगे। ध्यान से सुनना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट। शॉर्टकट में क्या कहते हैं बेटा? AI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं है ना, ये उससे बहुत पुराना वाला AI। तुमने कभी हल्की फुल्की केमिस्ट्री पढ़ी क्या? नहीं? एक शब्द आता है विलियन, है? और विलियन बनाने के लिए दो चीजें हमको चाहिए, एक तो विलायक और दूसरा विलेय। जो ज्यादा मात्रा में हो वो हमेशा क्या होता है? हाँ, विलायक होता है। और जो कम मात्रा में होता है वो? अच्छा, दोनों में से ज्यादा कीमती कौन है? जैसे मैंने नमक को पानी में घोल दिया, अब बताओ विलायक कौन है? पानी है। और विलेय कौन है? तो ये जो नमक है ये ही क्या है इस घोल का? सक्रिय तत्व है। क्या है ना समझ में? कि जब भी हम शाकनाशी का कोई डब्बा मार्केट से खरीद के लाते हैं तो वो शुद्ध रूप में 100% शुद्धता के साथ नहीं मिलता है। उसमें दो चीजें मिलती है, एक विलायक और एक शाकनाशी। तो जो शाकनाशी वही क्या है? तो किसी विलयन में उपस्थित विष की वह वास्तविक मात्रा जो खरपतवारों को मारने के लिए जिम्मेदार है, उसको क्या कहा जाता है? सक्रिय तत्व कहा जाता है। अब देखो इसको एक उदाहरण से समझते हैं अपन, है ना? हरे राम काका ने घनश्याम को फोन लगाया। क्या फोन लगाया? कि भाई ये जो गेहूं सा है, या तो तू मेरे को कोई दवाई का नाम बता दे, नहीं तो मैं फिर खेत में घुस घुस के उखाड़ूंगा। और तुमको पता है अगर वो खेत में घुसते तो क्या होता है? आवारा सांड की तरह घूमते हैं फिर। तो उसने कहा कि आइसोप्रोटीरॉन डाल दो। क्या डाल दो बेटा? कितना डालना है? 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर। अब तुम मालूम है एक शाकनाशी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से मिलते हैं। जैसे अपन पैरासीटामोल लेने जाते हैं तो मार्केट में कितने प्रकार की गोली के अंदर पैरासीटामोल है? डोलो के अंदर क्या है? क्रोसिन के अंदर क्या है? विक सेक्शन 500 के अंदर, पैरासिप के अंदर,
200 से ज्यादा कंपनियां हैं, अलग अलग, 250 mg, 500 mg, 650 mg, इस प्रकार से। वैसे ही ये जो आइसोप्रोटीरोन है ये भी अलग अलग नाम से मिलता है। मान लो कि एक का नाम रख दिया किसी ने बलराम, एक का नाम रख दिया भीम, एक का नाम रख दिया दबंग, ऐसे ही आते हैं शाकनाशियों के नाम। कंपनियों को, किसानों को पता नहीं क्या ही समझती। मूवीज के नाम रख, बाहुबली, मिसाइल, मतलब खेत में युद्ध हो रहा है। तो उसने पूछा कि ये क्या भाव है? बोले 1,000 रुपए लीटर। ये 500 रुपए लीटर और ये 200 रुपए लीटर। उन्होंने कहा लाओ दिखाओ। उन्होंने देखा, हरे राम काका कितने पढ़े लिखे आदमी, तुमको पता है कि नहीं? हाँ, उस डब्बे पे ऐसा लिखा हुआ था। अब बताओ किसान आदमी क्या करेगा, ये बताओ। जो सस्ता वो खरीद लाएगा। वो खरीद लाए दबंग 200 रुपए का, बोले 1 लीटर। बोले नहीं, 1 लीटर नहीं चाहिए, 750 ग्राम। इस 50% का मतलब यह है कि 1 लीटर लाओगे तो इसमें आइसोप्रोटीरोन कितना है? आधा लीटर। इस 20% का मतलब है कि 1 लीटर लाओगे तो आइसोप्रोटीरोन कितना है? 200 ग्राम। और इस 10% का मतलब है कि 1 लीटर लेके आओगे तो 100 ग्राम। डालना तो कितना था? ये कितना डाल दिया? 750 ग्राम। तो 75 ग्राम आइसोप्रोटीरोन डाला। और फिर घनश्याम को फोन लगा, गालियां दी कि तू ऐसी दवाई बताता है, मरते ही नहीं है कुछ, आता है, कैसी पढ़ाई करता है। ज्यादातर गांव में किसान यूं ही कहते कि हमने वो पूछा था कृषि विभाग वालों से, उन्होंने दवाई बताई, उससे मरे ही नहीं। अरे मरा क्या नहीं, ये तुम खुद मरे पैसों के लिए। तो बताओ ये कितना डालना पड़ेगा, ये कितना डालना पड़ेगा, ये कितना डालना पड़ेगा, सब अलग अलग मात्रा में डालना पड़ेगा क्या? ये वाला कितना डालना पड़ेगा? 1 लीटर लाएंगे तो आधा किलो मिलेगा, फिर आधा लीटर लाएंगे तो 250 ग्राम और मिल जाएगा, 3 पाव। कितना डालेंगे? 1.5 लीटर। ये वाला डालना हो तो 1 लीटर में 2। समझ में नहीं आया ना? वही समस्या है, यही मेन समस्या ये है। आगे बात समझ में, समस्या कहाँ है? एक रीजनिंग पावर होती है। क्या होती है बेटा? जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं कि 3 बजे घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनता है? यही समस्या है। क्या समस्या है? यही समस्या है। विदेशों में इनके लिए अलग स्कूल पाए जाते हैं। अरे आदमी इमेजिन नहीं कर पाता, बताओ ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो वही समस्या है कि अपन सोच ही नहीं पाते। अब सुनना फिर से ध्यान से। जहां भी ग्राम किलो गिनती लिखता हूं, लोगों को लगा मैथ्स आ गया। अरे मैथ्स नहीं है, रीजनिंग है ना। देखो, सक्रिय तत्व का मतलब होता है कि किसी पदार्थ में कितनी मात्रा में शाकनाशी मिलाया गया है, वो प्रतिशत मात्रा ही क्या कहलाती है? सक्रिय तत्व, है ना। कुछ कुछ रसायन बहुत ज्यादा तेज हो, पैरासीटामोल है, एक बूंद लेके अगर मुंह में टपका लोगे भेरू बन जाओगे, जीभ जल जाएगी, पेट तक नहीं जाएगा। बुखार उतरेगा क्या? नहीं उतरेगा। तो क्या करते हैं? गोली बनाते हैं छूने से, कैल्शियम से। फिर उसके ऊपर एक बूंद क्या टपका देते हैं? पैरासीटामोल। वो भी शुद्ध नहीं होता, पानी में घोल के, गोली के अंदर उतर जाता है। फिर अपन गोली खाते हैं, वो धीरे धीरे गल जाती है और पैरासीटामोल मिल जाता है। तो क्या कैल्शियम मिलाना जरूरी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि शुद्ध रूप में कोई भी चीज नहीं ले सकते। वैसे ही शुद्ध रूप में सक्रिय तत्व का डायरेक्ट छिड़काव, तुम सोचोगे 4 ग्राम अपने को डालना है मेट सरफ्यूरॉन, कितना होगा 4 ग्राम? विमल जितने पाउच में आ जाएगा। अब बताओ 1 हेक्टेयर में कैसे डालूं मैं उसको? यूं। फिर क्या करना पड़ेगा? पानी में मिला के। अरे 4 ग्राम सक्रिय तत्व डालना। जब मैं डब्बा लेने जाऊंगा ना मार्केट में, तो वो कम से कम 250 ग्राम
का पाउडर अपने को देगा ताकि पानी में मिला तो पाए उसको। 4 ग्राम कितना होता है? इतना है ना। तो वो क्या करते हैं, उस 4 ग्राम को पहले 1 किलो आधा किलो किसी पदार्थ के अंदर पहले से घोल बना के रखेंगे, फिर अपने से कहेंगे कि 1 ढक्कन 1 टंकी में फिर डालना है। तो पदार्थ की मात्रा बढ़ाना आवश्यक है ना। पर अपने को ये पता होना चाहिए कि जितना खरीद के लाए उतनी मात्रा में काम की चीज नहीं है, उसमें काम की चीज तो ग्राम्स में है। उस पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? वास्तविक जहर को, है ना। अब वो अलग अलग प्रतिशत मात्रा में आता है, अपने को पता लगाना है कि कितना प्रयोग करना है। तो पहले सक्रिय तत्व की परिभाषा लिखो, फिर इससे संबंधित सवाल करेंगे, तब जाके तुम्हारे डाउट क्लियर हो। लिखो। विमल का नाम सुन के इतनी खुशी मैंने जिंदगी में पहली बार देखी किसी और हाँ, बेचारे ये भाई लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है, इनको पता है कि वो जहर है, कैंसर का कारक है। चलो लिखा। सक्रिय तत्व या एक्टिव इंग्रेडिएंट। मुझसे पूछते हो बायोलॉजी और केमिस्ट्री वालों की, एग्रीकल्चर वालों की समस्या क्या है? मैंने कहा बस यही समस्या है। लिखो। किसी विलियन में उपस्थित किसी विलियन में उपस्थित विष की वह मात्रा किसी विलियन में उपस्थित विष की वह मात्रा जो खरपतवारों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ये 2020 के नोट्स पढ़ रहा क्या तू मेरे? फिर 23 के। किसी विलियन में उपस्थित विष की वह मात्रा जो खरपतवारों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, क्या कहलाती है? सक्रिय तत्व कहलाती है। मतलब जो जहर है वही क्या है? सक्रिय तत्व, और बाकी तो कचरा है ना, विलायक पदार्थ। अब अपने को यहां करना है न्यूमेरिकल के सवाल। क्या करना है बेटा? न्यूमेरिकल के सवाल। न्यूमेरिकल समझते तुम? हाँ, जहां जोड़ घटाओ गुणा भाग करना पड़ेगा। तो एक सूत्र है बेटा, यही उर्वरक की मात्रा का भी सूत्र है और यही खरपतवार नाशी या शाक नाशी की मात्रा का भी सूत्र। दोनों सूत्र एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। सूत्र का नाम क्या है? रसायन की वह मात्रा जो अपने को देना है खेत, मतलब मार्केट से जो खरीद के लाना है वो मात्रा ज्ञात करना है। ठीक है। यहां लिखेंगे अपन सिफारिश की दर। सिफारिश की दर किसको कहते हैं बेटा? इसमें 100 का गुणा करना है और सक्रिय तत्व के प्रतिशत का भाग लगाना। और अगर कोई कह दे 5 हेक्टेयर तो फिर उससे गुणा कर देना। यहां लिखेंगे देना चाहता है गुणा 100 बटे सक्रिय तत्व गुणा हेक्टेयर। पर जो देना चाहता है वो हमेशा लिखा रहता है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहता है। ठीक है। अभी तक तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आया, मैं समझाता हूं। मान लो किसी कृषि वैज्ञानिक ने तुमसे कह दिया कि 750 ग्राम आइसोप्रोटीरोन सक्रिय तत्व लाके डालना है। क्लियर मामला? तुम कोई सा भी 750 ग्राम लाके डाल सकते हो क्या? तो तुमको ये पता लगाना पड़ेगा कि अगर उसके अंदर 50% मात्रा में सक्रिय तत्व है तब कितना डालना है, 20% है तब कितना डालना है, 10% है तब कितना डालना है। ठीक है। तो अपने को इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। दर तो क्या बता दी अपने को? 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किलो में ही लेना है हमेशा। इसमें काय का गुणा करेंगे?
बटे में क्या लिख दूं? जो उस डब्बे पे लिखा हुआ है वो ही यहां लिखना है। 50%। ये लो 50%। अब मुझे एक बात बताओ, ये 50 और 100 कटेंगे क्या कि नहीं कटेंगे? कट जाएंगे। कितनी बार? 750 ग्राम और 750 ग्राम को जोड़ेंगे तो क्या उत्तर आएगा? 1.5 किलो। बस यही खरीद के लाना है, ये हो गया काम खत्म। इतना आसान सवाल है जो वहां परीक्षा में तुमसे नहीं होता है। लिखो, देखो अभी तुमको सवाल करवाता हूं मैं, और जब तक आखिरी आदमी से नहीं हो जाए तब तक करवाता रहूंगा। तुम्हारे मन में जो डर है ना गणित को लेके, अरे बाप रे, वो जिस दिन निकल गया उस दिन गणित आ जाएगा तुमको। कुछ नहीं करना रहता है रे, यूं ही डरते रहते। उर्वरक का भी सेम है, जितने नाइट्रोजन देना चाहता है उसको यहां लिख दो, और यूरिया का 46% यहां लिख दो, वो भी सक्रिय तत्व ही है। पोषक तत्व भी क्या है? सक्रिय तत्व। अच्छा मुझे बताओ, 1 लीटर पानी में अगर 100 ग्राम नमक डाल दिया तो कितने प्रतिशत का घोल बना? 10% का। तो सक्रिय तत्व का प्रतिशत कितना हुआ? बस वही सिस्टम है। 1 लीटर पानी में 50 ग्राम चीनी मिला दी, कितने प्रतिशत हुए? 5%। तो वही सक्रिय तत्व का प्रतिशत है ना। तो कोई आपसे पूछे शरबत में सक्रिय तत्व क्या है? शक्कर। नमक के घोल में सक्रिय तत्व क्या है? नमक। शाकनाशी घोल में सक्रिय तत्व क्या है? शाकनाश। नहीं आया समझ में? अब अभी भी नहीं आया? किसको नहीं आया? हाथ खड़ा करो देखो। हो, तू खड़ा हो जा। अरे तू क्यों खड़ा? तेरे को तो आ गया ना। हाँ चल, वेरी गुड, इधर आ। अरे रुक जाओ यार, उसको समझा, उसको है ना खाली ये शब्द जिंदगी में पहली बार दिखाई दिया इस कारण से समझ में, बाकी और कोई समस्या? ये आजा। हाँ आजा। ये क्या है? पानी की बोतल। इसमें कितना पानी आता है? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी पी जाता हूं। बोतल तो 1 लीटर की है ना। अब इस 1 लीटर पानी के अंदर मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा नमक डाल दूं। अब मैंने क्या डाल दिया इसमें? कितना डाला? कितना डाल दिया? अब मैं पानी पी सकता हूं क्या? क्योंकि इसके अंदर क्या डल गया? वो नमक जो है इस घोल का सक्रिय तत्व, क्योंकि पानी तो हर जगह मौजूद है। काम की चीज क्या डाल दी इसमें? नमक डाल दिया। अब अपने को ये देखना है कि ये नमक कितने प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है? 10%। है ना। कैसे निकालते हैं कि अगर 100 ग्राम पानी में 1 ग्राम नमक डाला जाए तो ये 1%। ठीक है। वो समस्या वहां है, समस्या और कहीं समस्या नहीं है, प्रतिशत निकालने में समस्या है ना। तो 100 ग्राम पानी में 1 ग्राम नमक डालें तो 1%। 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम नमक डाले तो 10%। 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम नमक डाल दे तो 100%। अब
200 ग्राम पानी में 2 ग्राम नमक डालेंगे तो 1%। चल मैं तो प्रतिशत समझा दूं। जा, मुझे पता चल गया तेरी समस्या कहाँ है। गंभीर समस्या है। तुम में से कितने लोगों को प्रतिशत समझ में ही नहीं आता है? ईमानदारी से बताओगे तो ज्यादा देर समझाऊंगा, और एक आध ने हाथ खड़ा करा 2 मिनट समझा खत्म कर दूंगा। प्रतिशत समझ में आता है तो हाथ तो खड़ा कर, मैं गिनूं तो सही कितने हैं। अरे क्या है रे यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक। हाँ, अब अपने पास दो तरह की जनसंख्या, एक को समझ में आता है और एक को, है ना। तो मैं थोड़ी देर समझाऊंगा, एक बार ध्यान से सुनना, हो सकता है तुमको कुछ और समझ में आ जाए, है ना। प्रतिशत का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है बेटा? जिसको अपन अनुपात कहते हैं उसी को प्रतिशत कहते हैं। कोई अंतर, खाली प्रदर्शित करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अब देखना, गणित एक बहुत अजीब सी भाषा है। कैसी भाषा है? अजीब सी। ये एक रोटी है, कितनी है बेटा? एक। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिखते हैं 100%। क्या लिखते हैं? इसको 1/1 भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मतलब इस एक का एक ही भाग है, एक ही मालिक है, तो ये 100%, ठीक है। अब मान लो कि रोटी तो एक है पर भूखे दो है, तो अपने क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करेंगे? आधी, एक के 2 बटे कर देंगे, तो ये ऊपर वाला आधा भाग क्या कहलाएगा और नीचे वाला आधा भाग? पक्का? सच बताना, यहां तक समझ में आया? बस इतना आ गया तो फिर सब समझा दूंगा। तो ये जो पीला पीला भाग है, ये कितना भाग है? 1/2। पर गणित में अगर 1/2 कर देते हैं तो उत्तर आता है 0.5। मतलब ये नीचे वाला भी 0.5 है और ऊपर वाला भी। पर अगर मैं 100% के 2 भाग करूं तो फिर ये 50% है। मतलब ये वाला आधा भाग भी 50% है और ऊपर वाला आधा भाग भी 50%। मतलब अगर मैंने आधी रोटी किसी को दे दी तो वो कितनी हो गई? 50%। वेरी गुड। या इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? क्या ये सारी संख्याएं बराबर है यहां से वहां तक? ऐसी अजीब सी एबली भाषा है गणित, है ना। एबला समझते हो तुम? हाँ, जो परेशान करे, जैसे मैं। पर इसके 3 टुकड़े अगर हम कर दें, कितने कर दें बेटा? तो ये एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? 1/3। क्या कहलाएगा? अगर एक में 3 का भाग लगा दूं तो उत्तर क्या आएगा? 0.33। वो कभी खत्म नहीं होने वाला 3, है ना, लगाते ही जाओ। अच्छा, इसको मैं 100/3 कर दूं, प्रतिशत में क्या आएगा? 33.33, फिर अनंत। या इसको साधारण रूप से क्या लिखा जाता है? इतना समझ में आ रहा है क्या? सच सच बताना। वेरी गुड। अब 4 कर देंगे तो 1/4, 0.25, 25%, 1/4। 10 टुकड़े कर दे तो 1/10, प्रतिशत में कितना आएगा? 10%, है ना। इस तरह से कोई भी चीज को अपन प्रतिशत में बांट सकते हैं। पर अब यहां बात आ रही है कि अपने पास 1000 ग्राम है, 2000 ग्राम है, 10,000 ग्राम। अब अपने को प्रतिशत दूसरी तरह से समझना पड़ेगा। ये जो प्रतिशत शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या कहलाता है? प्रति। और दूसरा क्या कहलाता है? शब्द। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शब्द का मतलब क्या होता है? मैं कहूं कि हर 100 में से 2 लोग सुपरवाइजर बनते हैं, मतलब कितने प्रतिशत बनते हैं? 2%। मैं कहूं 100 में से 10 आदमी सुपरवाइजर बनते हैं, 100 में से 50 बन जाते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। अब मान लो मैं कहूं कि 1000 ग्राम पानी में, है ना, उसको मिलीलीटर लिखते हैं, हालांकि ग्राम और मिलीलीटर पानी का भार एक जैसा ही होता है।
है ना? कितना पानी है? अपने को कितना नमक डालना था? 100 ग्राम। अब अपने को तुलना करना है, ठीक है? अगर 100 ml पानी के अंदर 10 ग्राम नमक डाला जाए तो कितने प्रतिशत का घोल बने? 10%। फिर से 100 ग्राम पानी में 1 ग्राम नमक डालेंगे तो 1%, मतलब 100 में से 1, 100 में से 2 ग्राम हो जाए तो 2, 100 में से 3 ग्राम हो जाए तो 3%, 100 में से 4 ग्राम हो जाए तो 100 में से 5 ग्राम हो जाए, 100 में से 10 ग्राम है तो अच्छा, एक बार 100 ml पानी लिया, 10 ग्राम नमक डाला। अगर मान लो मैं 200 ml पानी लूं तो फिर कितना नमक डाल दूंगा? तो भी प्रतिशत कितना रहेगा? 300 ml पानी लूं तो फिर भी प्रतिशत कितना है? 500 ml पानी लूं तो फिर भी प्रतिशत कितना? 1000 ml पानी लूं तो फिर भी प्रतिशत है। 1000 ml पानी में 100 ग्राम नमक मिलाएंगे तो कितने प्रतिशत आएगा? 10%। इसको कैसे करते हैं? देखो, 100 बटे 1000 इंटू 100 करो, देखो क्या उत्तर आएगा, है ना? तो जितना भी अपने पास सक्रिय तत्व है या जो चीज हमने मिलाई है उसको कहां लिख देते हैं अपन? ऊपर। उसमें भाग काय का लगा देते हैं? विलायक का। और गुणा काय से कर देते हैं? 100 से। तो अपने पास क्या ज्यादा है? सक्रिय तत्व का प्रतिशत। सीधे सीधे उत्तर आता है यार। देखो, 1 लीटर में अगर आधा किलो सक्रिय तत्व है तो 50%, आधा भाग है, अभी तो वही कर रहे थे अपन, है ना? 1 लीटर में अगर 250 ग्राम है तो 25%, 1 लीटर में 200 ग्राम है तो 20%, 1 लीटर में 100 ग्राम है तो 1 लीटर में 50 ग्राम है तो 5%, 1 लीटर में 20 ग्राम है तो 2%, 1 लीटर में 10 ग्राम है तो, और 1 लीटर में 1 ग्राम है तो 0.1%। इतना आसान काम है ना? और ये तीसरी में समझाया जाता है प्रतिशत कैसे निकालते हैं। मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, नहीं तो ऑनलाइन वाले फिर ये क्लास रिकॉर्डेड देखेंगे और फिर कहेंगे कि सर वो जो पीछे लिख रखा वो समझ में नहीं आया। तो जब भी अपन कोई रसायन मार्केट से लाते हैं तो उस पर अलग अलग चीजें लिखी हुई रहती है जिनको हम कहते हैं शाकनाशियों का निरूपण। ये एक टॉपिक भी है अपना। हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन। अब देखो इधर, अभी है टाइम। जब हम मार्केट से कोई भी शाकनाशी लाते हैं तो अपने को हो सकता है वो बोतल में लिक्विड दे दे, हो सकता है वो डिटर्जेंट की तरह पाउडर दे दे, बहुत अलग अलग रूपों में दे सकता है। तो कितने रूप में आता है उसी को हम क्या कहते हैं, है ना? ठोस, द्रव, गैस, किसी भी रूप में दे सकता है। तो सबसे पहला जो निरूपण होता है उसको हम कहते हैं ईसी या एसएल। ईसी का मतलब इमल्शन कंसंट्रेशन और एसएल का मतलब होता है सोल्यूबल लिक्विड। मतलब वो अपने को लिक्विड दे रहा है, द्रव दे रहा है जिसको पानी में घोलना है और छिड़काव करना। क्लियर है मामला? फिर दूसरा निरूपण होता है डब्ल्यूपी या एसपी, वेटेबल पाउडर या सोल्यूबल पाउडर, घुलनशील चूर्ण। मतलब वो अपने को क्या देगा? पाउडर देगा, शक्कर की तरह, नमक की तरह, या अपन कहें कि बारीक ऐसा पाउडर रहता है जिसके कणों का आकार 3 माइक्रोन होता है, इतना बारीक के पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और इसका अपने क्या करना है? छिड़काव। या तो वो फिर दानेदार संरचना दे सकता है, यूरिया दानेदार संरचना है, डीएपी दानेदार संरचना है। तो ऐसी रेत के समान पदार्थ देता है जिसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, पानी वानी में घोलना, उसको ऐसे ही मिट्टी में फेंक देना है ना? जी वाले में कुछ भी उन्होंने पहले से मिला के रखा उन्होंने, अपने को तो फेंकना है उसको डायरेक्ट, रेडी टू यूज। एक आता है फ्यूमिगेंट्स, धूम्रकनाशी।
ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो खेत में जाते हैं और वहां जहरीली गैसें छोड़ते हैं, जो श्वसन तंत्र में जाके सभी खरपतवारों के बीजों को नष्ट कर। और बीजों भी श्वसन होता है, बीजों के अंदर जो भ्रूण होता है वो सांस लेता रहता है ना। जैसे चूहा मारते हैं ना सेल पॉस, एक बिल के अंदर 2-3 गोली डाल देते हैं, बंद कर दे, चूहा बेवकूफ है, इतनी बदबूदार गोली खाएगा? नहीं खाएगा। पर क्या होता है कि जैसे ही वो गोली उस बिल में जाती, वहां की ऑक्सीजन से क्रिया करती है और फॉस्फीन गैस बनाती है, और वो गैस धीरे धीरे पूरे बिल में फैल जाती है। चूहा जहां सांस लेता है वो उसकी आखिरी सांस होती है ना। तो जब भी अपन कोई डब्बा खरीद के लाएंगे तो हो सकता है उसके ऊपर ईसी या एसएल लिखा हो, इसका मतलब द्रव अवस्था में। डब्ल्यूपीएचपी लिखा है, इसका मतलब ठोस अवस्था। ठोस मतलब पाउडर के रूप में। इन दोनों को पानी में घोल के प्रयोग किया जाए। जी वाले में पानी। एक और होता है डस्ट। क्या होता है बेटा? तुमने देखा कभी कभी किसान सल्फर की धूल खेत में उड़ा देता है, पानी मिलाता है क्या? तो जो जो धूल के रूप में सूखे प्रयोग किए जाते हैं, ये क्या है? डस्ट रूप। और धूम्रकनाशी में ऐसे रसायन जो जहरीली गैस छोड़ते हैं वो मिलती है। तो इसको डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे। अपन वापिस अपने उसी जगह चलते हैं यहाँ पे। अब मान लो अपन ने कहा कि एक किसान अपने खेत में 1.5 किलोग्राम एट्राजिन सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर देना चाहता है। रसायन की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि उस डब्बे पे 50% WP लिखा हो। कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले मुझे बताओ कितना देना चाहता है, तो मैं 1.5 लिख देता हूं। फिर जितना देना चाहता है, पहला काम क्या करूंगा उसमें 100 का, और फिर सक्रिय तत्व का प्रतिशत कहां लिख दूंगा? नीचे। अब एक गणित तो तुमको आना चाहिए ना। अगर गणित नहीं आएगा सुपरवाइजर कैसे बनोगे ये बताओ। अरे सुपरवाइजर टेक्निकल अधिकारी है, उससे कलेक्टर आके पूछ सकता है कि बताओ बनाओ 2% का गोल, भेरू बन जाता है, सस्पेंड कर देता है। तो सुपरवाइजर किसने बना दी? बोले सर बता, मैंने रॉयल के नोट्स पढ़ लिए थे। अब हमेशा अगर कोई हेक्टेयर नहीं दिया हो तो कितने हेक्टेयर की मात्रा ज्ञात की जाती है? 1 हेक्टेयर की ज्ञात की जाती है। करो इसको, कैसे हल करते हैं? देखो, इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है कि गणित को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। कहां निकाल दो बेटा? देखो, 100 में 1.5 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो फिर यहाँ कहां दशमलव हटाना जोड़ना? 150 बटे, अब बताओ क्या उत्तर आया? ये आ गया 3। या तो इधर काट लो, 2, 1.5 दूनी। अब कई बार सर वैसे करवाते हैं, कई बार ऐसे करवा देते। बोले आप अलग पढ़, अलग थोड़ी, सब एक जैसे ही है। चलो अब मैं तुमसे कुछ सवाल दे रहा हूं और ये हल करना। अगर नहीं हल हो रहा है ना तो अपने रूम पार्टनर को, है ना, जाके रबड़ी खिलाओ आधा किलो और उसे गणित पढ़ो। फ्री में तो नहीं पढ़ाएगा कोई भी, उसका तो कंपटीशन कम हो रहा ना। वो फ्री में पढ़ाएगा तुमको? उसको भी नहीं आता। तो फिर इधर रूप सागर है पीछे, उसमें नहाने से रूप जो है वो खिल जाता है। ये एक्सरसाइज तो तुमने कर ली होगी ना घर जाके। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 144 क्या दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ, नहीं दिखे तो बताना, फिर मैं वहीं डायरेक्ट आरपीएससी में तुम्हारा नाम भेज देता हूँ कि इसका मेडिकल सर्टिफिकेट चेक करना। क्या पूछ रहा है बेटा? किसी रसायन में 50% सक्रिय तत्व है तो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व के लिए शाकनाशी का घोल तैयार करेंगे। कितना घोल तैयार करेंगे? 2 किलो। नहीं आया ना समझ में? आया? अपने को कितना चाहिए? 1 किलो। तो अपन सिफारिश की दर में क्या लिख देंगे? 1 किलो। एक में काय का गुणा कर देंगे? 100 का। और बटे में क्या लिख देंगे? 50। क्या उत्तर आएगा? बस, और क्या। इतने सरल सवाल आते हैं। और दिखाता हूं, देखो कहां गया रे।
है ही नहीं। ये देखो कितना कठिन प्रश्न पूछा है इन्होंने। ये तो तुमसे नहीं होगा, ये तो मुझे ही करना पड़ेगा। हो जाएगा? सच बताओ, पक्का? करो देखें, चलो आज। अभी तो ये नहीं समझ में आ रहा देना कितना चाहता है। कितना देना चाहता है बेटा? अरे आवेदन की दर वही होती है जो देना चाहता है। कितना देना चाहता है? 3 पाव प्रति हेक्टेयर, 750 ग्राम, है ना? देखो तुम है ना तरीका ही गलत पकड़ दो। कितना देना चाहते हैं बताओ तुम तो। 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गुणा कैसे करना है, और बट्टे के नीचे क्या लिखना है? 30 लिखा ना, 30%। और कितने हेक्टेयर है? 5 हेक्टेयर है। तो मैं एक काम करता हूं, 75 में 100 का गुणा कर लूं क्या पहले, कि नहीं करूं? अरे कर लें दो यार। नहीं करूं? क्या उत्तर आएगा? 75 बटे 30 गुणा 5, 5 अंक। अब कर लो इसको सॉल्व, क्या आएगा? और आसान करना है? अरे और आसान करना है क्या? देखो ये 1 जीरो से ये 1 जीरो गया। 10 में अगर 75 का गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? 7.5। क्या आ गया? 7.5 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अब तो तुम्हारे लिए और कठिन हो जाएगा। मैं इसको इजीएस्ट कर देता हूं तुम्हारे लिए। 100 में 30 का भाग लगाएंगे तो क्या उत्तर आएगा? है 3.3 आएगा। हाँ देख लो एक बार। ये जीरो और ये जीरो काट देता हूं, ये बचा 75 बटे 30 गुणा 5, है ना? अब कैसे करेंगे बताओ? मैं तो बहुत आसानी से कर सकता, ये जीरो हटाई और इसको कर दिया 0.5। क्या कर दिया? अब क्या बचा? 75 का आधा करना है, क्या बचा? 37.5। 37.5 में 3 का भाग लगाए 12.5 है। किधर से भी करोगे क्या उत्तर आएगा? 12.5, है ना? कठिन था सवाल। अब एक आसान सवाल लिखो ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, तुम्हारा पढ़ने का मन वापस करने लग जाए। लिखो। हाँ मैं 2-3 इजी करवा दूंगा ना तो तुम्हारा फिर कॉन्फिडेंस आए, फिर कठिन भी करने लग जाओगे। लिखो, यदि एक किसान, ऐसा तो नहीं लिखवाऊं यदि जमकुड़ी अपने खेत में। हाँ, यदि एक किसान अपने खेत में, देखो यहां जो भी मात्रा में लिखा हूं ना उसको स्टैंडर्ड मत समझना, है ना? ये सवाल की मात्रा है, याद मत कर लेना। यदि एक किसान अपने खेत में 3 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर एट्राजिन डालना चाहता है, कितना देना चाह रहा है? 3 किलोग्राम, है ना? तो शाकनाशी की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि एट्राजिन में या यदि रसायन में सक्रिय तत्व की मात्रा
तो शाकनाशी की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि रसायन में सक्रिय तत्व की मात्रा 30% हो। यदि रसायन में या शाकनाशी में सक्रिय तत्व की मात्रा 30% हो। कैसे करेंगे? देखो, कितना देना चाहता है ये बताओ। 3 किलोग्राम देना चाहता है, तो सबसे पहले इसमें मैं क्या कर दूं, फिर क्या कर दूंगा, 30 का भाग लगा दूं, लगा दूं। ये से ये कट गया और ये से ये कट गया। कई लोगों को काटना भी नहीं आता है, ये मैं बता देता हूं तुमको, तो उनके लिए दूसरा तरीका भी अपनाना पड़ेगा। जैसे मान लो 3 में 100 का गुणा करा, क्या उत्तर आया बेटा? 300 बटे क्या आएगा? 30। अब तो कर सकते हैं, अब तो काट सकते हो कि नहीं? 30 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या उत्तर आएगा? 10 किलो। चलो अब दूसरा सवाल लिखो। वेरी गुड, सबका सही है। मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकता हूं और तुमको झटके भी दे सकता हूं। चलो दूसरा सवाल, अब शॉर्टकट में लिखवाऊंगा सवाल, है ना? लिखो, सिफारिश की दर 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सक्रिय तत्व प्रतिशत, सिफारिश की दर 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कोष्टक में लिखना है सक्रिय तत्व। ये हमेशा मात्रा किसकी बताते हैं? सक्रिय तत्व। डॉक्टर भी लिखता है पैरासीटामोल 650 mg, 500 mg। वो कभी भी नहीं बोलता है कि कितनी गोलियां खाना। वो मेडिकल वाला बोलता है 250-250 की दे रहा हूं, 2 खाओगे तब 500 होगी। कई बार बड़ी गोली आती है, बोले आधी खा लेना। इस हिसाब से रहता मामला। लिखा, सिफारिश की दर 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सक्रिय तत्व का प्रतिशत 10%। अरे रुको तो सही। खेत का आकार 3 हेक्टेयर। तुम बहुत तेज नहीं चल रहे हो आजकल। फिर मैं कठिन सवाल दे दूंगा। चलो फिर अगला सवाल लिखो। गेहूं के खेत में आइसोप्रोटीरोन की मात्रा ज्ञात कीजिए। लिखो, गेहूं के खेत में आइसोप्रोटीरोन की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि आवेदन की दर 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, खेत का आकार यदि आवेदन की दर 0.75 किलोग्राम, है ना, ये सक्रिय तत्व ही होती है हमेशा। खेत का आकार 4 हेक्टेयर। सिफारिश की दर 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। खेत का आकार 4 हेक्टेयर और सक्रिय तत्व 50%। सक्रिय तत्व 50% WP। छह किलोग्राम पक्का पक्का। चलो देखो, मैं अगर कहूं कि इसमें सूत्र की कोई जरूरत ही नहीं है ऐसे सवालों में, तो क्या तुम मेरी बात पे भरोसा करोगे? चलो मैं तुमको इधर देखो, ऐसे सवाल करने के लिए सूत्र की कोई जरूरत ही। मेरे को बताओ, 1 हेक्टेयर में अगर अपन 750 ग्राम यानी 3 पाव डाल रहे हैं, तो 2 हेक्टेयर में कितना डालेंगे? 1.5 किलो। और 4 हेक्टेयर में कितना डालेंगे? 3 किलो। तो कुल मात्रा कितनी चाहिए अपने को?
अभी फिर से समझाना पड़े। अब देखना बेटा, है ना, 1 हेक्टेयर में कितने डालेंगे? 0.75 किलोग्राम। इसका मतलब कितना होता है? 3 पाव ही तो होता है 2 हेक्टेयर में। और 4 हेक्टेयर में 1.5 और 1.5, अरे 2 और 2 4 होता है, 1.5 और 1.5 3 किलो। मतलब कुल मात्रा कितनी देना है? 3 किलोग्राम। अपने पास रसायन कितने प्रतिशत वाला है? 50। मतलब 1 किलो खरीद के लाएंगे तो आधा किलो मिलेगा, 2 किलो खरीद के लाएंगे तो 1 किलो मिलेगा, 3 किलो लाएंगे तो, 4 किलो लाएंगे तो, 5 किलो लाएंगे तो, और 6 किलो लाएंगे तो कितना लाएंगे? कितना मिल जाएगा? तो अगर सक्रिय तत्व 50% रहता है तो मात्रा हमेशा 2 गुनी आ जाएगी। कितनी आएगी? कहीं भी 50% सक्रिय तत्व लिखा है तो उत्तर क्या करना है? डबल। जैसे 1.5 किलोग्राम एट्राजिन देना चाहता है, 50% WP का 1 हेक्टेयर मात्रा ज्ञात कीजिए, 3 किलो है। नहीं आया ना? यही गड़बड़ है। अरे बेटा 50% का मतलब आधा एट्राजिन है, तो 1 किलो लाएंगे तो कितना मिलेगा? आधा किलो। 2 किलो लाएंगे तब 1 किलो मिलेगा, तो 2 किलो और 1 किलो में क्या रिश्ता है? डबल। तो हमेशा मात्रा कितनी हो जाएगी? जब भी 50% लिखा हो तो रसायन कितना चाहिए? डबल। तो प्रश्न में जब भी 50% वाला आए, सूत्र लिखने की कोशिश क्या करना है? डायरेक्ट डबल। जैसे कोई किसान 1 किलोग्राम 2,4-D डालना चाहता है, अगर 50% है तो 1 हेक्टेयर मात्रा ज्ञात कीजिए। 2 किलो, 2 हेक्टेयर में मात्रा ज्ञात कीजिए, 4 हेक्टेयर मात्रा ज्ञात। डायरेक्ट तो उत्तर आ रहा है यार। फिर से देखो, अगर 50% है तो उत्तर कितना आएगा? डबल। और अगर 33% है तो 3 गुना, गुणा 3 कर देना डायरेक्ट। कैसे? कि यदि एक किसान अपने को 1.5 किलोग्राम एट्राजिन देना चाहता है, अपने को नहीं देना है, खेत में देना, सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, है ना, मात्रा ज्ञात कीजिए यदि एट्राजिन 50% WP है। क्या करना है? 1.5 और 1.5, क्या उत्तर आ गया? 3 किलो। किसी ने कह दिया कि 33% WP है, 1.5 और 1.5। किसी ने कह दिया 25% है। नहीं आया समझ में? किसी ने कह दिया 20% है। सर ये कैसे कर रहे हो? देखो बेटा, इधर देखना है ना, 1/2 करते हैं तो क्या आता है? 50। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 किलो। 1/3 करते हैं तो क्या आ जाता है? 33। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो क्या उत्तर है? 1/4 करते हैं तो क्या उत्तर आता है? इसमें 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1/5 करते हैं तो क्या आता है? इसमें 5 का गुणा करेंगे तो क्या आता है? 10% हो तो 10 का गुणा, 20% हो तो 5 का गुणा, 25% हो तो, फिर से बताता हूं, हमेशा कोई चीज अगर 1 है तो 100% है। कितने प्रतिशत है? 100 में 50 का भाग लगाऊंगा तो क्या उत्तर आएगा? 2 आ जाएगा। इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 100 में 33 का भाग लगा दिया तो 3 आ जाएगा। अगर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाए। 100 में 25 का भाग लगाएंगे तो 4 उत्तर आएगा। अगर 25% वाला हो तो वो 4 गुना लगेगा। 20% वाला हो तो 100/20, उत्तर क्या आएगा? कैसे गुणा कर देंगे? 5 से। अब जो बच्चे समझ रहे हैं उनके तो ज्यादा समझ में आ रहा, और जो नहीं समझ रहे उनके फ्यूज उड़ चुके हैं। उनको लग रहा कि हे भगवान ये क्या है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मैथ्स के डर से एग्रीकल्चर लिया था। चलो आगे चले। अब देखो कैसे करना, फिर से देखना।
आगे भी बजा। चल, स्टेप नंबर 1 क्या लिखना है बेटा? कितनी मात्रा देना चाहता है प्रति या किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसमें दूसरी स्टेप में क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे, जो उत्तर आएगा उसमें क्या करेंगे? सक्रिय तत्व के प्रतिशत का भाग लगाते हैं। काय का भाग लगाते हैं? सर वो बाद का गुणा 100 आता है, ये वही है घनश्याम, ये यहां लिखा रहता है, पर यहां लिखने में आदमी भूल जाता है कि इसमें करना है कि इसमें करना है, इसलिए मैंने कहा रख दिया उसको ऊपर। ठीक है, अब एक बहुत आसान सवाल कि यदि एक किसान 1 किलोग्राम एट्राजिन देना चाहता है, कितना देना चाहता है बेटा? क्या देना चाहता है? सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर। किसके खेत में देना चाहता है? गन्ने के खेत में। तो 4 हेक्टेयर के लिए मात्रा ज्ञात कीजिए यदि 25% उपलब्ध है WP के। अब इस पूरे सवाल को अपन ने पढ़ा, अब अपने को पूछना है खुद से कि कितनी मात्रा देना चाहता है बेटा? 1 किलोग्राम। तो 1 में क्या कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर कितने प्रतिशत है? यहां 25 से क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। और कितने हेक्टेयर की मात्रा है? तो जो उत्तर आया उसमें 4 का गुणा कर। अब देखो 25 बटे 4 और 4, अरे गुणा है 4 चौके। घर जाना, एक्सरसाइज शीट में से सवाल करना, अगर नहीं होंगे कल फिर करना है, जब तक नहीं होंगे